दोस्तों, इस देश के संसदीय इतिहास में विगत एक सप्ताह मतलब 17 सितंबर से 23 सितंबर तक दो तरह के कानूनों में व्यापक परिवर्तन किया गया और परिवर्तन इस वैश्विक महामारी में जो अभूतपूर्व संकट है, उस संकट को देश के चंद पूंजीपतियों के फायदा पहुंचाने के लिए अवसर के तौर पर चुना गया। पिछले 17 और 18 सितंबर को हम लोगों ने देखा था कि देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसानों की कमर तोड़ने वाली 3 नए कानून पास किए गए और उसके बाद 22 और 23 तारीख को भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की जो गर्दन है, जो हमारे मजदूर हैं, उन मजदूरों को, उनके गर्दन को सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर तोड़ने या मरोड़ने की नहीं, हम कह सकते हैं कि जबाह करने की कोशिश की गई और इसको कानूनन रूप दिया गया। हम लोग बचपन से पढ़ते आए और हमारी देश की जो मूल ग्रंथ है, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, उस संविधान में अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। लेकिन विगत एक हफ्तों में जो 2 तरह के कानून पास हुए, अब उस पर लिखा जाएगा कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया। ये हम नहीं कहते क्योंकि हम विपक्ष में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका जो एफिलेटेड मजदूर संगठन है, भारतीय मजदूर सभा, ये उनका कथन है। कल जिस प्रकार लेबर लॉ के नाम पर काला कानून यहां पर लाया गया, उसके विषय में जो देश के तमाम 10 बड़े ट्रेड यूनियन है, चाहे इंटक हो, सीटू हो, एटक हो, साथ साथ हिंद मजदूर सभा हो और बैंक फेडरेशन हो, उसके साथ साथ बीएमएस ने भी कहा कि यह कानून, यह लेबर कानून वर्कर्स के लिए नहीं, ये कॉर्पोरेट्स के लिए। बीएमएस तो इतना तक कहा कि अब देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जगह ईज ऑफ क्लोजिंग बिजनेस होगा। भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन और भारतीय मजदूर संघ से निकले हुए सांसदगण लोकसभा और राज्यसभा में इस पाप को करते हुए देखते रहे। हम लोगों ने देखा था कृषि बिल में जो परंपराएं चली आ रही है कि कोई भी बिल पर, कोई भी कानून पर यदि किसी एक भी व्यक्ति का उसमें संशोधन होता है तो पार्लियामेंट में डिवीजन ऑफ वोट्स होता है। लेकिन दोनों कानून
ध्वनिमत से पारित किए गए कोई भी अमेंडमेंट स्वीकार नहीं किया गया। ये लज्जा की बात है। हम लोग जानते हैं कि कल का जो कानून बना वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 144वां जो कन्वेंशन है उसका स्पष्ट तौर पर वायलेशन है। लेबर के वेजेस, उनके सिक्योरिटी पर कोई भी बातें नहीं थी। पहले यह कानून था कि जो 100 मजदूर जिस भी इकाई में रहेंगे वहां तमाम तरह की सुरक्षाओं के साथ साथ उनके मांगों पर विचार करने के लिए ट्रेड यूनियन भी रहेगा, प्रशासन भी रहेगा और एम्प्लॉयर भी रहेगा। मतलब कोई भी समझौता होगा तो वो ट्रिपिटाइट एग्रीमेंट होगा, 3 पक्षीय समझौता होगा। लेकिन कल जो कोड ऑफ वेजेस 2019 पास किया गया और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019 को पास किया गया, ये पूरी तरह उसका वायलेशन है। अब सीधा सीधी तौर पर एम्प्लॉयर को यह अधिकार दे दिया गया कि आप अपने यहां किसी को भी परमानेंट रखने की जरूरत नहीं। वर्ड यूज किया गया हायर एंड फायर, मतलब आप किसी को भी हायर कर सकते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर और जब चाहे उसको फायर कर सकते हैं, उसको निकाल दे सकते हैं। उसके लिए मिनिमम वेजेस की व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा, कहा गया। मिनिमम वेजेस क्या था? इसके पहले 176 रुपए था। सरकार का दिल इतना बड़ा कि मिनिमम वेजेस को बढ़ोतरी कर दिया। कितना का? 2 रुपए का करके 178 रुपए किया गया। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी परिवार में न्यूनतम 4 सदस्य तो रहते हैं, मतलब प्रति सदस्य मात्र 50 पैसे की वृद्धि की गई और भारतीय जनता पार्टी इसको क्रांतिकारी परिवर्तन बता। इंडस्ट्रियल लेबर लॉज में जो प्रावधान थे जिसकी समीक्षा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तौर पर लेबर कमिश्नर करते थे, लेबर कोर्ट्स होते थे, अब वो सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। जो संसद का अधिकार था वो भी समाप्त हो गई। अब ब्यूरोक्रेट्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स तय करेंगे कि लेबर के लिए कौन सही है और कौन गलत है। ये व्यवस्थाएं इस काले कानून में थी। पहले हम लोग जानते थे कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता था, लेबर इंस्पेक्टर होता था। अब वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर नहीं रहेगा, उसका नाम दे दिया गया है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, मतलब जो मालिक को सुविधा देने वाला होगा वो तय करेगा कि मालिक को क्या क्या सुविधाएं चाहिए।
सरकार की ओर से ये कहा गया कि इससे रोजगार बढ़ेंगे, लेबर लॉज के सरलीकरण से रोजगार बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि आज 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 45% आज के दौर में है। जीडीपी घटते जा रहा है। अजीब मुसीबत है कि इस लॉ के इन्फोर्स हो जाने के बाद 74% कामगार असुरक्षित हो जाएंगे। 70% जो एंटरप्राइजेस हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो बंदी के कगार पर पहुंच जाएगी। जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का जो प्रोटेक्शन है वो समाप्त कर दिया गया। लोग कहीं जाएंगे, उनको काम नहीं मिलेगी। काम यदि मिलेगा भी तो ठेकेदार के माध्यम से मिलेगा। कंपनी लायबल नहीं होगा, उसको वो सिक्योरिटी नहीं देना है। ऐसा विभत्स कानून, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे हो, सरकार ने इस कोरोना काल में बिना कोई चर्चा की, जबकि लेबर रिफॉर्म्स के जो लॉ थे वो स्टैंडिंग कमेटी में गए हुए थे 2019 से। उसमें 174 सुझाव आए। किसी के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं, सीधा फिनांस बिल के तौर पर उसको लोकसभा में पेश कर दिया गया। हम लोगों ने देखा था 370 के समय भी उसको फिनांस बिल के तौर पर लाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को। कल भी लेबर बिल को 22 को लोकसभा में और कल 23 को फिनेंशियल बिल के तौर पर इसको लाया गया। विभत्स रूप ले लिया है ये देश। हम लोग यूं नहीं बोलते कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम बोलते तो ठीक है, हम विपक्ष के लोग हैं, हम बोलेंगे ही, लेकिन जवाब देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संगठन है आरएसएस क्यों इसका विरोध कर रहा है। इस बात का जवाब आखिर कौन देगा। 2:30 बजे के लगभग आज दिन में हम सुन रहे थे, एक रटा रटाया तोता आया, मीडिया वालों से बात करने लगा। लगने लगा कि वो बहुत पांडित्य है उनके अंदर में। दाल चावल का भाव बता रहे थे कि हमने 50 का एमएसपी को 70 कर दिया। थोड़ा बुद्धि यदि रहता, इस राज्य में लंबे समय तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, 5 वर्षों तक राज्य के मंत्री भी रहे, क्योंकि उनके पास तो कोई अभाव है नहीं कि दाल चावल कैसे आएगा, राशन कैसे आएगा, सब्जियां कैसे आएंगी। उनको तो मिल ही जाता होगा कहीं ना कहीं से। वो यूपीए दौर का 60 रुपया का पेट्रोल और डीजल आज 85 में मिल रहा है, क्योंकि वो तो सरकारी गाड़ी में घूमते थे। 60 रुपए का दाल आज 90 रुपए में बिकता है। उसकी चिंता कहां, क्योंकि वो तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। ये तोता बाबू आज बड़ी जोर जोर से पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। हमको हंसी भी आ रही थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी का इतना सीनियर लीडर एक तो कागज देख के बात करता है। एक व्हाट्सएप आया होगा, उसका प्रिंट आउट निकालकर
एमएसपी समझा रहे थे कि झारखंड का किसान अब जाके पंजाब में बेचेगा। मैं तो वही पूछा था 2 दिन पहले कि लोधमा का किसान कैसे जाके लुधियाना में बेचेगा, उपाय तो बताइए। और करनाल का किसान कैसे कर्रा में आके बेचेगा, वो तो उपाय बताइए। वो उपाय तो बताए नहीं, तो हम आपको जानकारी दे दे। आपके जो संरक्षक लोग हैं, हम लोग इसलिए नहीं कहते कि भंडारण की जो व्यवस्था पर से रोक हटी है वो कितना भयानक है, इसका का हटना आप लोग के लिए जानकारी के लिए बता दे कि मोगा बोल के एक स्थान है पंजाब में, वहां 2100 एकड़ में अदानी का वेयरहाउस बनके तैयार है। भंडारण की क्षमता 2100 एकड़ जगह पर, केवल एक राज्य पंजाब में। इसलिए पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान आज वहां पर सड़क पर है, रेल की पटरी पर। रोहतक में जो हरियाणा में है 1600 एकड़ का वेयरहाउस बनके तैयार है रिलायंस का। ये सारे तथ्य हैं। और तो और आप यदि उसका जो सैटेलाइट इमेज है उसको ला दीजिएगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अदानी वेयरहाउस हाइपोथेटिक टू FCI, मतलब अब सरकार के गोदाम में काला बाजारी के लिए अदानी को छूट मिली। इसलिए कृषि जैसे जो मूल आधार है उस पर हमला हुआ। जो मजदूर है, खासकर हमारा राज्य, ये दोनों का मिला हुआ राज्य। यहां पीजेंट भी है, कृषक भी है और लेबर्स भी है, मजदूर भी है। इससे राज्य को तो बुरी तरह से समाप्त करने की अब पहल शुरू हो गई। न जाने कैसे कैसे कानून आ रहे हैं कमर्शियल माइनिंग के नाम पर, कृषि सुधार के नाम पर, लेबर सुधार के नाम पर, ताकि यहां के किसान और मजदूर भीख मांगने को तरस जाए। लेकिन यह राज्य संघर्ष का राज्य है, भगवान बिरसा का राज्य है, सिद्धू कानू का राज्य है, शेख भिखारी का राज्य है, नीलांबर पीतांबर का राज्य है, फूलो झानो का राज्य है, जयपाल सिंह मुंडा का राज्य है, विनोद बिहारी महतो का राज्य है, निर्मल महतो का राज्य है और सर्वोपरि ये शिबू सोरेन का राज्य है, हेमंत सोरेन का राज्य। हम ये जो हमला है उस पर हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इसका तीव्र विरोध करेंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मजदूरों का जो हक है, उनकी जो सुरक्षा है, आप सबको ठेका मजदूर बना देंगे। आप सबको मजबूर कर देंगे कि 178 रुपए में आपको काम करना है। आप बताइए, आज के दिन में कोई भी व्यक्ति जो 4 परिवार ही है, उनके एक परिवार में 4 सदस्य हो, क्या उनको जब सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगी, चिकित्सा नहीं मिलेगी, ठेका पर रहेंगे, तो उनका घर परिवार चल सकता है क्या? ये अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा। आप हमको मत बताओ 2 से 4 अक्टूबर का जो बीएमएस का जो अधिवेशन होने जा रहा है,
क्योंकि जो लेबर संसद हम लोग जिसको कहते हैं दिल्ली में हुआ था 2017-2015 को, प्रधानमंत्री जी ने उसमें इस बात को कहा था, उसमें बीएमएस भी उपस्थित था, जिसको हम लोग इंडियन लेबर कांग्रेस कहते हैं। वो मजदूरों का सबसे बड़ा पंचायत होता है, संसद होता है। उसमें उनका कहना था कि यहाँ के मजदूरों का हक और अधिकार को और दृढ़ बनाने का काम एनडीए की सरकार करेगी। और कल का जो कानून आया वो सीधा सीधी कह गया, क्योंकि इस सरकार के पास, हम लोग पहले जानते थे कि एनडीए का मतलब होता है कि नेशनल डिजास्टर अलायंस। आज संसद में जब मानसून सत्र चला पार्लियामेंट का, तो हर सवाल में एनडीए आ गया। मजदूरों के सवाल पर, कोरोना के सवाल पर वो एनडीए आ गया, नो डाटा अवेलेबल। मतलब हमारे पास कोई परिसंख्यान ही नहीं, कितने मजदूर हैं ये भी नहीं मालूम सरकार को, कितनों की नौकरी गई ये भी नहीं मालूम है, कोरोना में कितने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के मौत हुए वो भी डाटा नहीं है। डाटा है क्या कि ग्रोथ रेट में अंबानी कितना ऊपर है और अदानी कितना ऊपर है, उसी का डाटा अवेलेबल। तो इसलिए दोस्तों, ये आप सबके लिए भी, आपको भ्रमर जाल में फंसाया गया, आपको कहा गया श्रमजीवी पत्रकार, और सबसे ज्यादा हमला अभी इस दौर में कहीं हुआ है तो वो पत्रकार जगत में हुआ। जिस प्रकार असंगठित क्षेत्र, जो लेबर का सबसे बड़ा प्रतिशत है, लगभग 93% लोग असंगठित क्षेत्र में है, चाहे वो दुकान में काम करने वाला, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर्स, बोरा भरने वाला, मुठिया, ठेला ढोने वाला, ट्रक चलाने वाला, उसका खलासी, ये 93% लोग हैं। और आज के दिन में हमको लगता है कि केवल एक लबादा उड़ाया गया है पत्रकारों के बीच में, क्योंकि ये हमला पूरे श्रमजीवी के साथ साथ आपके ऊपर भी है। इसलिए हम इस प्रतिकार के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं कि हमारे राज्य में हम किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों को लागू नहीं होने देंगे। कंपनियां यहां आएंगी, हम डेवलपमेंट के विरोधी नहीं हैं, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम आमंत्रित करते हैं कंपनियों को, लेकिन उनको यहां के लोगों को डिविडेंड चुकाना पड़ेगा, यहां के लोगों को परमानेंट जॉब देना पड़ेगा, जॉब सिक्योरिटी देना पड़ेगा, पेमेंट की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जो समस्त ESI हो, GPF हो, EPF हो, सब में उनको मेडिकल फैसिलिटी हो, काम के घंटे हो, ये सभी कुछ लागू करना पड़ेगा। यही आज के लिए था कि हम लोग रटाए रटाए तोतों की बातों पर न आए, अब घूम घूम कर प्रोपोगंडा करेंगे। हम तो ये अपील करते हैं, जो बीएमएस से संबंध रखने वाले लोग हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या और भी कोई जनप्रतिनिधि हो, तत्काल अपना इस्तीफा सौंप दे जनता के समक्ष। और जो आरएसएस को मानने वाले लोग,
वो भी भारतीय जनता पार्टी से खुद को एसोसिएट कर ले, क्योंकि यदि आरएसएस इसके खिलाफ है, इसका मतलब है कि आज मंत्री परिषद केवल कॉरपोरेट के हाथों में चल गई है, विचारधारा उनकी समाप्त हो गई। अब समाप्त हो गई दत्तोपंत ठेंगड़ी का, बीएमएस का आंदोलन। अब ये आंदोलन का नेता गौतम अडानी और मुकेश अंबानी होगा। ये आज के लिए इतना ही। कोई सवाल यदि है तो आमंत्रित। एक बात दादा, ये जैसे अभी हम 1 महीने पहले हम 25 रुपए किलो आलू ले रहे थे, 25 रुपए किलो प्याज था, आज 40 है और प्याज 50 हो गया, तो क्या वो आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला ही मामला है? निश्चित तौर पे देखिए, इस प्रकार की होर्डिंग जब जब बढ़ेंगे, आपका जमाखोरी जब जब बढ़ेगा, उस पर से यदि आप एस्मा हटा लेंगे तो फिर तो हम जमा कर लेंगे, मार्केट में एक कृत्रिम क्राइसिस पैदा करेंगे। जब कृत्रिम क्राइसिस पैदा करेंगे तो होगा क्या कि डिमांड बढ़ेगा, तब हम थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे, दाम अपने मन मुताबिक लेंगे। पहले होता क्या था कि एक लिमिट तक आप जमाखोरी कर सकते थे, आपके गोडाउन में माल रह सकता था। अब 2100 एकड़ में कितना माल रहेगा, परिकल्पना कर सकते हैं क्या? लगभग एक शहर एक गोडाउन के अंदर समा जाए। हम लोग बचपन में जानते थे ना कि घर में यदि आम आता था तो भाई बहनों में जब बांटा जाता था तो हर आम का साइज तो एक नहीं होता, तो जो बड़ा होता था उसको यदि छोटा साइज भी मिल जाए तो बहला फुसला के छोटों से वो वाला ले लेता था, या उसका एक बड़ा साइज लेके उसको 2 छोटा धरा देता था। ये चीजें ऐसे ही होने जा रही। पहले वो डिस्काउंट देंगे, जब वो डिस्काउंट देंगे तो किसान उस दर पे बेच नहीं पाएगा, किसान मजबूर होगा। इसलिए तो कह रहे कि मंडियों की जरूरत नहीं, आप जहां का माल वहीं सौदा कर सकते। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि लेस का फैक्ट्री मतलब पेप्सी फूड और कोका कोला आपके खेतों तक पहुंच जाएगा, आलू आपसे पहले ही सौदा कर लेगा, पहले ही बोली लग जाएगी। अड़किया समाप्त, सीधा कॉरपोरेट आपके खेत तक। अब कॉरपोरेट इस लेबर लॉ के तहत जब चाहे दूध में से जैसे हम लोग मक्खी निकालते हैं उस तरह आपको निकाल फेंकेगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि आप लेबर कोर्ट में जा पाए, क्योंकि आपको लेबर कोर्ट अब जाने की कोई सुविधा नहीं होगी, आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और वहाँ ब्यूरोक्रेट बैठा होगा। यही काला कानून। दादा, उसमें भी तो ये कहा गया कि 300 कर्मचारी वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी, तो आप तो वहाँ भी ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब आप कहीं नहीं जा सकते। पहले तो था 100 का एक लेवल था, उस लेवल को बढ़ा के 300। ऐसे कितनी कंपनियां, मैक्सिमम 94% ऐसी कंपनियां हैं जो ये 300 के हालत में। अब उसमें कंडीशन ये भी है कि 12 महीने में लगभग 300 कर्मचारी होंगे या उससे कम, वही बंद कर सकता है, शटडाउन कर सकता है। भैया बहुत सिंपल हिसाब हम लोगों को भी मालूम। जो कैजुअल में लोग रखते हैं वो डेली अटेंडेंस लेते हैं, 29वां दिन उनको अटेंडेंस लेके 30वां दिन उनका अटेंडेंस नहीं लेंगे, उनका एक दिन का गैप हो गया। अच्छा दादा, उसमें 3-4 चीज और है। एक तो बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य होगा, दूसरा तकरीबन 50 करोड़ मजदूर जो है उनकी न्यूनतम जो मजदूरी है वो तय की जाएगी। घर में साल में एक बार वो घर जाते हैं तो उसमें भत्ता मिलेगा, तो ये तमाम चीजों का प्रावधान किया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये किन के लिए लाया गया, इनको इस चीज को भी हमको सोचना पड़ेगा। आप किसको ये सपना दिखा रहे हैं? आप बता दीजिए, किसी भी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है किसी को मेडिकल की भी सुविधा है क्या? एक बार साल में एक बार हेल्थ चेकअप की सुविधा दे रहा है, गारंटी दे रहा है उसका।
भैया हेल्थ चेकअप क्या होता है? ब्लड प्रेशर नाप लिए, हाँ, ये वो हेल्थ बताया। चेकअप है क्या? हेल्थ चेकअप और हेल्थ सिक्योरिटी हाँ, ये दोनों मिलता है। दोनों में अंतर है। आप जब उसके हेल्थ का जब रिएम्बर्समेंट करते हैं या आपका कोई हेल्थ यूनिट रहता है उसमें फ्री इलाज होगा, तब बातें अलग है। जो आज के सिस्टम में हम लोग तो इसलिए विरोध कर रहे हैं। अब हेल्थ चेकअप कर लेगा, मेरा टेम्परेचर कितना है 37.2, ब्लड प्रेशर कितना है 123/178, हो गया हेल्थ चेकअप। अच्छा दादा, अभी फिलहाल जो है जो कीमत है सब्जियों की काफ़ी बढ़ी हुई है, इसको राज्य सरकार कैसे कंट्रोल कर रही है? कुछ कदम ले रही है क्या? राज्य सरकार के पास से तो एस्मा एक्ट निकाल दिया गया, एसेंशियल कमोडिटी मेंटेनेंस एक्ट है, वो तो अब सेंट्रल ने उसको हटा दिया। अब तो बाजार सेठ साहूकारों का है। आप बाजार में जाइए, आपको यदि भिंडी 60 रुपए मिलते हैं, आप रिलायंस फ्रेश में चल जाइए, आपको जरूर 58 रुपए में मिलता होगा। क्यों मिलता है? क्योंकि वो अब किसान को मजबूर करेगा कि तुम्हारा 60 का भिंडी पड़े पड़े काला हो जाएगा, नहीं बिकेगा, मेरा 58 का भिंडी बिकेगा, तो किसान भी मजबूर होकर उसको 56 में भिंडी बेच देगा, जबकि उसका लागत भी नहीं है। यही तो खेला है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी कुछ करेगी? मान लीजिए अभी सरकार में है राज्य, आपने शायद सुना नहीं, हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे और हम चाहेंगे कि यहाँ के किसानों के साथ नाइंसाफी ना हो। हम अपने बाजार मंडियों को और मजबूत बनाएंगे। हम अपने यहाँ जो राज्य के अधीन जो श्रम कानून, उसके तहत अपने मजदूरों की सुरक्षा हम लोग निश्चित तौर पर करें। दादा, शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये साफ कर मंत्री ने कर दिया। बीजेपी भी आपके इस फैसले का स्वागत कर रही है। अब हम तो आपको पहले ही बोले कि उनके पाप को धोने का और इस राज्य को मांझने का अब हम लोगों का दायित्व बन गया। लेकिन ऐसा मत समझिए कि हम खाली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम इसको लेकर जनता की अदालत में भी जाएंगे कि इस प्रकार आपने ठगने का काम किया, और उसका भी हिसाब किताब हम लोग लगाएंगे। इस तरह की कई फ्रॉड एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी ने की, उन सबका हिसाब लिया जाएगा। हम अपने राज्य के बेटे बेटियों की किसी भी तरह की जो भी असुरक्षा है उसको समाप्त करेंगे, और बहुत जल्दी बहुत स्पष्ट नियोजन नीति के साथ संवैधानिक दायरे में हम लोग लेकर आ रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हम लोगों का जो प्रतिबद्धता है, जो हम लोगों ने चुनाव में जो हमने कह के आया, वो सभी काम हम पूरा करें। सर, इन सारी चीजों से हटके एक और सवाल उठ रहा है मार्केट में, जो घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं थी, उन्हें कोरोना संक्रमण के कारण घरों से निकाल दिया गया काम से। अब उन लोग का रोजगार कैसे चलेगा सर? देखिए, मैं भी तो यही सवाल आपसे पूछा कि एनडीए मतलब नो डाटा अवेलेबल। ये डाटा ही सरकार के पास नहीं है कि कितने कामगारों का काम काज किया, कितने आदमी को रिहेबिलिट करना है। तो कोई सरकार ऐसी होती है क्या कि जिसके पास अपने लोगों का परिसंख्यान नहीं होता? अब वो लोग राज्य सरकार पे निर्भर है सर। देखिए, अब तो सब कुछ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर डाल दिया, पैसा भी नहीं देंगे। हम तो बार बार कहते हैं कि हम लोगों से बहुत कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को हमारा जो बकाया पैसा है, चाहे वो कोल के पास हो, चाहे वो अन्य संस्थाओं के पास हो, हम पानी देते हैं, हम जमीन देते हैं, हम सब कुछ देते हैं, मैन पावर देते हैं, खनिज देते हैं। केवल वो पैसा हमको मिल जाए तो लगभग 1000 करोड़ से ऊपर तो हमारा बकाया। आप हमें बकाया दे दीजिए, हम सब भार अपने ऊपर में लेने को तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसदगण हैं, जो 16 सांसद हैं, वो तो कम से कम जाके अपने नेताओं को इस बात को समझाए। वो क्यों चुप है? जवाब तो उनको देना पड़ेगा।
बिहार चुनाव में पार्टी का क्या रुख है, ताजा स्थिति क्या है? भैया, जब तक बिहार चुनाव का औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती, आप लोग बार बार पूछते रहिएगा तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि बिहार चुनाव में हम लोग सशक्त ढंग से चुनाव लड़ेंगे। इंतजार कीजिए उसका नोटिफिकेशन।